करो। क्या कहानी? रोले थ्योरम या थ्योरम 3? यही थ्योरम 3, यही स्टेटमेंट पढ़े ना बस। अच्छा, suppose that y is equal to f of x is continuous over the closed interval a b and differentiable at every point of its interior a b. If f of a is equal to f of b, then there is at least one number c in a b at which f dash of c is equal to 0. क्या मतलब है इसका? कुछ समझ पाए इस बात को? एक्स उपनम्य है ना, उसी फॉर्म में नॉमिनल किसी भी तरह से आपको मिलेगा, हर बार डिफरेंशिएबल भी होगा। डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव का केस भी यही रहा। डेरिवेटिव 2 आया, वो भी पॉलिनोमियल है, जो कि 2 पॉइंट्स भी मिल गए ओपन पे डिफरेंशिएबल और उसके 2 पॉइंट्स पर वैल्यू सेम आती है, तो उसके दरमियान एक तो कम से कम ऐसा पॉइंट होगा जहां डेरिवेटिव 0 हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जांपल के साथ ग्राफिक समझाने की कोशिश की। अभी ये ग्राफ है, यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब ए पे बी पे, और ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, क्या बात समझ में आई इसमें? क्या मतलब है इसका? यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट में डेरिवेटिव 0 है। नहीं, वो तो ठीक है, वो हो गया। अगर हम ये बात करें कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई रोल्स थ्योरम क्या होता है, क्या भला है ये, तो क्या कहोगे? आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो बातें कॉन्टिन्यूस भी हमने होता की है, हैं। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी या होना कर्व है, चाहिए। वो क्लोज इंटरवल पे कंटीन्यूअस, ओपन पे डिफरेंशिएबल, और उसके 2 पॉइंट्स एंड पॉइंट्स पे, लेट्स से एंड पॉइंट्स पे वैल्यू फंक्शन की सेम आती है, तो उस केस में उसके पास कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम बात आती है, तो फिर मतलब एक तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा जितने भी हो जाए कोई इशू नहीं मतलब है ना। तो उसको लफ्जों में उतार लीजिएगा तो आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है, क्योंकि यही क्वेश्चन में अप्लाई होना है। उन्होंने कहना कि रोल्स थ्योरम अप्लाई करके हमें दें, तो क्वेश्चन पे रोल्स थ्योरम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में, अगर हम नॉर्मल किसी टेस्ट की बात करते हैं, तो कहते हैं कि क्या इस क्वेश्चन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको y = x स्क्वायर की एग्जांपल दी, तो आपको एक कर्व दे के कहेंगे क्या भाई इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, तो आप बताओगे कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कंडीशंस हैं 3, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम, कोई से 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम, तो उसके बाद कहोगे कि भाई हाँ, हम इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके जी, ये उसने फंक्शन ले लिया, ठीक है ना। क्या ये कौन सा फंक्शन है? सिंपल फंक्शन, क्वाड्रेटिक, मैंने पोलिनोमियल है वैसे तो एक पॉलिनोमियल। फंक्शन है, लेकिन अगर हम पोलिनोमियल इक्वेशन की बात करें तो पोलिनोमियल फॉर्म बनती है। और मैंने आपको कहा कि पोलिनोमियल कोई भी होगा, वो डिफरेंशिएबल भी होगा, वो कंटीन्यूअस भी होगा। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, पोलिनोमियल है इसका। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कोई भी क्लोज इंटरवल ले लो, इंटरवल का कोई लाजमी नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी इंटरवल ले लो तो ले लो। उसके बाद ये हर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, कंटीन्यूअस होता है। अच्छा, उसके बाद आ गई इसकी बात डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इसका डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव मैं तो आपको कह चुका हूं कि आप डेरिवेटिव ना लें तब भी आपको पता चल जाएगा, पोलिनोमियल है, डेरिवेटिव उसका हर हाल में एग्जिस्ट करेगा, और किसी भी इंटरवल पे ले लो, कोई इशू नहीं है। लेके देख लो भाई, 3x² + 2, तो फिर से ये पोलिनोमियल ही है ना। 3,
सॉरी 3, ठीक है, तो पोलिनोमियल ही है ना, जी तो डिफरेंशिएबल भी होगा ये। तो यही बात, अब कोई इंटरवल चूज कर लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। ठीक है ना। तो उसने यहाँ पर ये फंक्शन, और यहाँ पर उसने पॉइंट कौन से लिए, यहाँ पर उसने -3, फिर -3, उसने 2 पॉइंट्स ऐसे लेने हैं जहां पर उसका आंसर सेम आए। इसको जरा रीड करो, क्या कह रहे हैं इसमें। अच्छा, since f of -1 is equal to -3 and f of 0 is equal to 1, the intermediate value theorem tells us that the graph of f crosses the x-axis somewhere in the open interval -1 to 0. The derivative अच्छा, is factored. IVT क्या होता है पहले मैं ये बता दूं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मैथमेटिक्स में। जब हम इसको IVT कहते हैं नॉर्मली, IVT थ्योरम बेसिकली होता है, या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये आपको कहता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है ना फंक्शन के, कोई से 2 पॉइंट, और वो डिफरेंट साइन देते हैं, मतलब एक साइन पॉजिटिव देता है, एक नेगेटिव देता है, बात आ रही समझ में। एक ने आंसर दिया पॉजिटिव, दूसरे ने आंसर दिया नेगेटिव, या पहले ने पॉजिटिव दिया दूसरे ने नेगेटिव दिया, पहले ने नेगेटिव दिया दूसरे ने पॉजिटिव दिया, कोई इशू नहीं, मतलब डिफरेंट साइन देते हैं। तो उस केस में वही केस कि उस केस में उसके पास कम से कम एक जीरो तो होता ही होता है। जीरो फंक्शन क्या होता है, जहां पर उस पॉइंट को पुट करो आंसर 0 आ जाए। क्या ख्याल है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में, ये डिफरेंट साइन दे तो उस केस में हमारे पास जीरो होता एक है। पॉइंट उनके दरमियान होता ही ऐसा है जहां पर आपका फंक्शन 0 होता है, जी जहां पर आपका फंक्शन 0 होता है। जीरो होता रोल्स थ्योरम आपको क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और वैल्यू इक्वल हो, तो उसके दरमियान एक है। पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपको रोल्स थ्योरम कहता है। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको ये कहता है कि अगर आपका सिंगल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ वो 2 पॉइंट्स पे डिफरेंट साइन दे रहा है, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, तो उसके दरमियान कम से कम एक 0 तो लाजमी होगा, ठीक अच्छा है। तो यहाँ पर यही केस, उसने 2 वैल्यूज ली, एक उसने -1 लिया, दूसरा उसने 0 लिया। -1 पे नेगेटिव आंसर आया, +1 पे पॉजिटिव, सॉरी 0 पे आंसर आया पॉजिटिव। तो दो पॉइंट्स हैं जिन पर सेम डिफरेंट साइन के साथ आंसर आ रहा है, एक के साथ नेगेटिव, एक के साथ पॉजिटिव, ऐसा ही है। जी। तो उस हिसाब से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से ये बात लाजमी है कि हो गई इनके दरमियान जीरो। एक पॉइंट पर 0 होगा ही होगा। तो कौन सा है वो बात की बात है। अच्छा लेट्स से उसने मेंशन किया है भाई यहाँ पे 0, भाई एक्स एक्सिस को टच करेगा ना, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, तो एक पॉइंट से नेगेटिव आया दूसरे पॉइंट से पॉजिटिव आया, तो ग्राफ कंटिन्यूअस है तो गुजर के ही जाएगा ना एक्स एक्सिस से, ऐसे तो नहीं जाएगा चला जाएगा। जी। तो इसीलिए जिस जिस पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट पे उसकी 0 वैल्यू हो जाएगी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऐसे होके जाए, ऐसे होके जाए, तो उसके पास ज्यादा जीरोस आ जाए। यही बात करते हैं ना, कम से कम एक 0 तो होगी। एक से जी ज्यादा जीरोस भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा जीरोस भी उसके पास हो सकती हैं, लेकिन एक तो होगी। ठीक है। बेसिकली ये सारी कहानी क्यों कर रहा है, इसमें वो कंडीशन दूसरी कंडीशन थी ना, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, लेकिन वो जो तीसरी कंडीशन आप समझ सकते हो वो थी कि 2 पॉइंट्स पे फंक्शन की सेम वैल्यू आ जाए, वो नहीं आ रही। अच्छा तीसरी कंडीशन नहीं ना फुलफिल हो रही। हमने तीसरी कंडीशन कही थी कि अगर 2 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आए तो तब जाके अच्छा उसके लगता है ना रोल्स थ्योरम लगता है। तो इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं। क्योंकि इस पे इसके 2 कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई की थी, लेकिन तीसरी जो है जिसपे सेम वैल्यू आती है वो नहीं आ रही। जी तो इसीलिए इस पे आप जो है रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते।
इस पे आप तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये भी आपका शायद यूज हो जाए, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। रोल्स थ्योरम जो है, रोल्स थ्योरम बेसिकली, रोल्स थ्योरम गारंटी किसके बारे में देता है, वहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको गारंटी किस बात की देता है कि आपके दरमियान यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ठीक है। अब यही उसने नीचे कहा मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये ना कहना कि उतनी थ्योरम कहाँ से आ गई, थ्योरम्स ही बेस है इस एक्सरसाइज से। ये आप समझ रहे हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। अच्छा तो इसको रीड करें जरा, क्या कहा। अच्छा, suppose y is equal to f of x is continuous over a closed interval a b and differentiable on the interval's interior a b, then there is at least one point c in a b at which f of b minus f of a divided by b minus a is equal to f dash of c. अच्छा, क्या मतलब है इसका, जरा मुझे भी बताओ। आयशा है तो उसको भी बता दो थोड़ा बहुत, हमें भी पता चल, लेकिन आयशा नहीं है। चलो ठीक है, बताओ कुछ। वही बात कर रहा है कि ये फंक्शन है हमारे पास, ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, तो उसके पास एटलीस्ट एफ ऑफ सी होगा। यही बात हमको समझनी है। कंडीशन तो पिछली सारी सेम है ना, पिछली तो तो कंटिन्यूअस जीरो बी होगा। वाली, डिफरेंशिएबल वाली। भाई 0 उस केस में होता है जहां पर वो वैल्यू भी तो सेम आ जाए ना। वैल्यू सेम वाली कंडीशन कहाँ है, यहाँ पर मिसेक है ना, तो वो थ्योरम और है। जी वो तीसरी कंडीशन अगर मिल जाए कि वैल्यू दोनों पॉइंट पे सेम है, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट में बन जाता है। यहां पर क्या है, दो कंडीशन तो सेम है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। वहां पर उस केस में लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर क्या होगा, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये कंडीशन क्या है, f of b minus f of a divided by b minus a which is equal to f dash of c। ठीक है, और ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ये इक्वल होने वाले हैं, उस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव, और उस पॉइंट पे बेसिकली एवरेज, फॉर्मूला एवरेज है ना रेट ये। ऑफ चेंज। याद है ना एवरेज रेट ऑफ चेंज। जी एवरेज रेट ऑफ चेंज में लिमिट नहीं होती है, डेरिवेटिव में लिमिट एवरेज रेट ऑफ चेंज की लगा लें तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। याद है, ये भूल गए हो, यही होता था ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज डेरिवेटिव एंड जस्ट एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहां पर ये आपके लिखी खड़ी है। जी याद है। तो यही बात कर रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, तो वहां पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उसका डेरिवेटिव, और उसी जहां पर उसका डेरिवेटिव और उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मली स्लोप बोलते हैं, स्लोप कहा या फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज, वो इक्वल होगा। दूसरे लफ्जों में अगर अच्छा एप्लीकेशन की अगर आप बात करो, तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या फर्क था, फर्क ये था, क्या फर्क था याद है तो बता दो, चलो आप ही बता दो। कुछ फर्क नहीं था, बस ये लिमिट लेते थे साथ में। लिमिट, लिमिट बी अप्रोचेस टू, ये बी अप्रोचेस टू ए कर दें, लिमिट बी अप्रोचेस टू ए कर दें, तो ये डेरिवेटिव भी तो बनता है। क्या ख्याल है, कुछ बात समझ में आ रही है कि ऊपर से गुजर रही है। जी आ रही है। कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो तो उसके दरमियान एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर उसने ग्राफ से बताने की कोशिश की है। भैया देखिए एवरेज वैल्यू क्या होती है,
भाई फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस, यही होता है ना, इसको स्लोप भी कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एवरेज वैल्यू है। और ये क्या होती है, ये डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर एग्जैक्टली डेरिवेटिव मतलब उसका टेंजेंट। जी। तो वो क्या होता है, वो आपके पास डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और ये जो एवरेज वैल्यू है वो एक पॉइंट पे तो सेम होगी अगर वो कंटीन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है तो। ठीक है। ठीक है, जी। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करना पड़ जाए तो कर सकते हो। कर लेंगे। कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको, इसमें क्वेश्चन आपको एक इंटरवल दे दिया जाएगा, एक फंक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा। और आपको कहा जाएगा कि भाई आप हमें वो सी फाइंड करके दें जहां पर एवरेज वैल्यू और इंस्टेंट इंटेंस डेरिवेटिव की वैल्यू दूसरे लफ्जों में समझ सकते हो कि सेम होगी, मतलब सी फाइंड करना होगा आपको। अच्छा। ठीक है ना, सी क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेगी कि भाई कर्व है, ये इसका इंटरवल है, और आप हमें पता करके दो कि किस पॉइंट पर इसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होएगी, या फिर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दो ही तरह से इसको पूछ सकता है। तो अच्छा। हमने अभी तक जो बातें की हैं तीन थ्योरम पर पढ़े हैं हम, ऐसा ही है। जी। तो बताएं जरा क्या क्या पढ़ा, कुछ हमें भी पता चले। सबसे पहले हमने थ्योरम पढ़ा, उसका नाम क्या था, उसमें क्या फंक्शन थे। थ्योरम, उसमें जी कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, और दोनों और के दरमियान पे एक वैल्यू जो है वो सेम होती है। तीनों कंडीशन जब दो सेटिस्फाई दोनों होते दो पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम होती है, अगर तीसरी कंडीशन ये, अगर दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होती है तो क्या होता है। तो फिर जी, हम उसको जीरो को इक्वल करते हैं उसके डेरिवेटिव। तब उसका डेरिवेटिव एक पॉइंट पे तो कम से कम जीरो होता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। मतलब तीन कंडीशन अगर किसी फंक्शन ने कर्व ने फुलफिल कर दी, कंटिन्यूअस हुई, डिफरेंशिएबल हुई क्लोज इंटरवल पे, और क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट है वहां पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, तो उस केस में एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये बात की। ठीक ठीक है, उसके बाद है। जी। हमने आईवीटी के बारे में बात की, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताई है। वो ये था कि अगर डिफरेंट साइन दें दोनों दोनों, तो उसके पास एक जीरो होता है, उसके पास एक कम एक कम पॉइंट पे जीरो। उस पे कम से कम एक जीरो होता है, लेकिन एक कंडीशन आप मिस कर रहे हो भाई, कंटिन्यूअस होना चाहिए उसको, ठीक है ना, अच्छा। कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो किसी इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना, इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, तो तब कंटिन्यूअस होने के साथ साथ वो डिफरेंट साइन दे, तो कम से कम एक जीरो उसके पास फंक्शन में, फंक्शन जो है एक पॉइंट पर कम से कम जीरो देता है, एक से ज्यादा पे जीरो दे सकता है। मतलब रोज थ्योरम आपको डेरिवेटिव जीरो होने के बारे में बताता है, और जो दूसरा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो आपको ये बताता है कि फंक्शन आपका एक पॉइंट पे कम से कम जीरो होगा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जी। किसी भी कर्व पे आपको आईवीटी लगाना पड़ जाए तो क्या बात चेक करनी होगी आपको। साइन चेक करने होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, अलग अलग हम्म साइन होंगे, तो उसके पास फंक्शन में एक पॉइंट पर कम से कम जीरो होगा। फिर वही मिस कर रहे हो ना, पहले उसको कंटिन्यूस चेक करना होगा, कंटिन्यूस होगा तो दूसरी बात तब आएगी ना, कंटिन्यूटी जी। को ना बोलें, जंपिंग होगी उसमें तो फिर फायदा नहीं है, फिर जीरो कैसे आएगा। अब लेट से आप यही कर्व ले लो कि यहां से यहां तक आती है, यहाँ पे रुक जाती है, और यहाँ पे यहाँ से ये इंटरवल है, और यहाँ पर वो कंटिन्यूस नहीं है, तो कैसे पता होगा कि जीरो है। भाई कंटिन्यूस होगा तब जाके बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। पहली कंडीशन कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस होगा, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि डिफरेंट साइन मिलेंगे। ठीक है, अच्छा। ठीक है।
स्क्रोल को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहती है। If f dash of x is equal to 0 at each point x of an open interval ab, then f of x is equal to c for all x belong to ab where c is a constant. हाँ मतलब है इसका अगर जो है वो x का डेरिवेटिव 0 है ओपन इंटरवल पे, तो जो f of x है वो c के इक्वल है। मतलब C अगर किसी constant है। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। जी हर पॉइंट पे अगर उसका डेरिवेटिव 0 है तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी है जब वो कांस्टेंट फंक्शन है, वरना नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूं, लेट्स से 2 है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। एक्स कुछ भी ले लो, आंसर 0 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। एक्स तो है ही नहीं उधर, सामने वाली साइड पे एक्स नहीं है ना, जी तो 0 मिलेगा ना। यही बात वो कर थोड़ी आपको ये बता रही है कि आपके पास कोई फंक्शन है, उसका हर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, उसका मतलब ये है कि वो फंक्शन खुद कांस्टेंट फंक्शन है, वरना नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, ठीक है बात समझ में आई। जी। ये रोल नंबर 2 पढ़ो, इसको क्या इसको क्या मसला है, ये मैं क्या कहता हूँ। अच्छा, if f dash of x is equal to g dash of x at each point x in an open interval ab, then there exists a constant c such that f of x is equal to g of x plus c for all x belong to ab, that is f minus g is a constant function on ab. ये भी बात बड़ी काम की है, जरा समझो क्या कहता है। अच्छा ना, बात ये है कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये बातें अगर आप जहन में याद रखोगे ना तो ये आपको पूरे बीएस मैथ में काम देंगे। ठीक है ना, अगर आप सिर्फ इसको एज ए सब्जेक्ट यहीं तक लेके चलोगे और भूल जाओगे, तंग करेंगे आपको। ये बेस है, ये ऐसा समझ सकते हो कि कैलकुलस जो है ना, ये कैलकुलस बीएस मैथ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट है। पूरे बीएस मैथ में इसी के एप्लीकेशन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूज करते रहोगे। ठीक है ना, सो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा फोकस करके ऐसा समझ सकते हो कि जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं कि मैथ जो है ये मदर ऑफ साइंसेस है, ऐसा कहते हैं ना, किसका सबसे ज्यादा यूज आता है, साइंसेस। तो ये जो कैलकुलस है ना, कैलकुलस पूरी बीएस मैथ में आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी एप्लीकेशन यूज नहीं हो रही होंगी, कहीं ना कहीं पे इसका यूज हो ही रहा होगा। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 4 तो वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी एक दो सब्जेक्ट्स बनते हैं जिसमें ओआर आ जाता है, ऑपरेशनल रिसर्च, शायद आपको पढ़ाया जाए बाद में। उसमें ये एक एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है ये चीजें, चैप्टर नंबर 4 वाली, कि किसी भी फंक्शन को, फंक्शन तो नहीं बेसिकली वो इस तरह से होता है ना कि कुछ बिजनेस हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स को लॉस चेक करें, या फिर हम कोई प्रोडक्ट हमारे पास है तो हम उसके कम से कम कीमत पे अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, तो इस तरह के सीन्स आते हैं उसमें। मतलब वही केस के मैक्सिमम और मिनिमम वाली कहानी हो गई कि हम कॉस्ट को कम से कम कर पाए और प्रॉफिट को सबसे ज्यादा से ज्यादा कर पाए। तो सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 से बेस करते हैं, तो ये भी उसी के रिलेटेड है। यही चीजें सारी बातें वहां पे होती हैं, और वो पूरा सब्जेक्ट है। जब आप 7th सेमेस्टर में जाओगे, 6 में आपको ये पढ़ाए जाएंगे, तो ये चीजें वहां पर भी आपको काम आएंगी, और रियल एनालिसिस 1 2 वहां भी ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और ये जो बातें हैं, ये बातें किसी खास पॉइंट के लिए नहीं है, हर फंक्शन के लिए ये बात वैलिड होती है। थोड़ा फोकस करेंगे तो आगे आसानी होगी। ठीक है ना, अगर आपको सिर्फ नंबर के लिए यहाँ तक पढ़ोगे तो नंबर आ जाएंगे, लेकिन बाद में आपको टेंशन होगी कि भाई ये इसकी जब एप्लीकेशन होगी तो वहां पर आपको एप्लीकेशन कराई नहीं जाएगी।
कि आप पीछे पढ़ के आए हो तो हर बार आपको एक एक बार बताई थोड़ी जाएगी, नोट के तौर पर हिंट में आ जाएगा कि भी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जब अगर आपने इसको अच्छे से किया होता तो हिंट में जब भी बात होगी या जब भी इसका यूज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस वजह से हुआ है सारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जरा बताओ ना। कि दो फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव सेम आ रहा है किसी भी इंटरवल पे। दो फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव सेम आ रहा है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि वो दोनों फंक्शन आपस में इक्वल होंगे और उनमें एक कांस्टेंट ऐड एक्स्ट्रा हो रहा हो। भाई वो क्यों, वो देखिए ना, दो फंक्शन का डेरिवेटिव सेम है तो बाकी कहानी तो वही होती है। कांस्टेंट हर बार क्या होता है, कांस्टेंट हमारा 0 हो जाता है, बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आता है। अगर आपको एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करूं, लेट्स से एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 है लेट्स से, और लेट्स से मैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x लेता हूं। इसको मैं f ऑफ x कहता हूं, इसको मैं g ऑफ x कहता हूं। इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लो, क्या फर्क पड़ता है? f डैश ऑफ x क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? वही आएगा सेम। तो अगर कोई से दो फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आ रहा है तो भाई सिर्फ और सिर्फ उनमें डिफरेंस किसका होगा? किसी कांस्टेंट का होगा। एक फंक्शन में कोई कांस्टेंट बड़ा होगा, एक में कुछ छोटा होगा। लेट्स से यहाँ पर 10 हो जाता है, चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे यहाँ कुछ भी ले लो, दोनों का डेरिवेटिव सेम आने वाला है। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव हर हाल में 0 होने वाला है, चाहे वो 1000 ले लो या 1000 ले लो, 2000 ले लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या ख्याल है? तो अगर कोई से दो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो उसका मतलब ये है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कितना है? एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। मतलब ये हुआ कि उन दोनों को फंक्शन का डिफरेंस लोगे, एक को दूसरे में से माइनस करोगे तो आपको एक रिजल्ट में कांस्टेंट मिलेगा, मतलब कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। यही बात वो इस क्रोरी में कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? जी। नेक्स्ट मूव करें। कुछ पूछना है इस करोड़ी से या पिछले से? 1 2 से समझ आ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी और पोजीशन वाली कहानी आ गई। मेरे ख्याल में इसको लिए आज काफी ये करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही कर लेते हैं, कुछ हो जाएंगे ना, ऐसा ना हो कि भाई आप ही बढ़ लें और कुछ क्वेश्चन एक ही ना कर पाए। तो देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है? Find the value of C that satisfy the equation in the conclusion of the mean value theorem for the function and interval. वही कहानी जो मैं आपको कह चुका हूँ कि भाई आपको क्वेश्चन दे देंगे, फंक्शन दे देंगे, कर्व दे देंगे और कहेंगे कि क्या मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो सही फाइंड करके दो हमें। ठीक है, तो करें। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। फॉर्मूला नहीं, पहले वैल्यूज लेंगे ना। बी क्या है हमारा, ए क्या है? ये ए है, ये कॉमा बी है। अच्छा, तो एफ ऑफ ए निकालो और एफ ऑफ बी निकालो। एफ ऑफ ए क्या आएगा? a square plus 2m minus 1. तो एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है, माइनस, और एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, उस बार उसने चेक करने को नहीं कहा कि भाई आपको ये चेक करके देना है, कि खुद ही आपने सपोजिशन करनी है। तो इस बात आपको ये नहीं चेक करना कि भाई मैं मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। उसने कहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है, तो
फिर आपको मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, वो आपको खुद ही कह रहा है कि भाई आप सी फाइंड करके दो। अगर आपको नहीं कहता ना, आपको कहता है कि भाई सिर्फ सी फाइंड करो या फिर क्या आप इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, तो फिर उसकी कंडीशन की तरफ जाओ। इस बार उसको डायरेक्ट आपको कह रहा है कि मुझे निकाल के दो, तो फिर निकालना है तो अच्छा, इसको निकालो एफ ऑफ बी, या फिर इसको 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 लिख लो, आप डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा 2x + 2। ठीक है, यही आएगा ना। और आपको तो चाहिए एफ डैश ऑफ सी, तो एफ डैश ऑफ सी जहां पे x है, x विच इज इक्वल टू सी पुट करो, एफ डैश ऑफ सी विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2c + 2। ठीक है, अच्छा, अब लिखना है अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, ये एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या निकाली है हमने, लिखना है, उसके बाद ये आपने लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट आपको लिखनी है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एफ ऑफ बी क्या निकाला हमने 2 - 1 डिवाइडेड बाय बी क्या है 1 - 0 विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी जो कि हमारा है 2c + 2। B2 है ना? क्या 2 है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। बी हमारा 1 0 1 का इंटरवल है ना, 1 का इंटरवल। सो 2 और ये बेसिकली 3 बन गया ना ये, जी, 3 विच बन इज गया। इक्वल टू 2c + 2। सो 2c विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1। जी, सो c विच इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये पॉइंट होगा जहां पर आपका डेरिवेटिव और जो एब्सोल्यूट सॉरी क्या इसको एवरेज वैल्यू इक्वल होगी।